नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अफगानिस्तान के विकास के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी। काबुल में नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री का बयान। 500 अफगानी बच्चों को स्कॉलरशिप देगा भारत। काबुल से अचानक पाकिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। राजनीतिक दलों ने यात्रा पर उठाए सवाल। ईडीसीए पर दिल्ली सरकार का जांच आयोग गैर कानूनी। उपराज्यपाल ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल ने कहा नहीं है सीबीआई और ईडी का डर। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओमपाल नेहरा को अखिलेश यादव ने किया बर्खास्त। राम मंदिर निर्माण पर दिया था बयान। नेहरा ने लगाया बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान से अचानक वापस लौटते वक्त पाकिस्तान पहुंचकर सबको चौंका दिया। काबुल में संसद के नए भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री को स्वदेश लौटना था, लेकिन अचानक दोपहर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वो लाहौर जा रहे हैं। दोपहर में काबुल से प्रधानमंत्री सीधे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया। दोनों एयरपोर्ट पर एक दूसरे से गले मिले और एयरपोर्ट पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर शानदार स्वागत किया गया। और इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक हेलीकॉप्टर के जरिए नवाज शरीफ के घर के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ का घर लाहौर के जट्टी उमरा में है और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। मुलाकात में कौन से ऐसे उमूर हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ज़ेरे बहस आएंगे, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी अभी हम अपने नुमाइंदे से नवाज शरीफ के घर रायविंद पैलेस पर प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह किया गया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ के घर वालों से मुलाकात की और इस मौके पर पाकिस्तान के कई जाने माने लोग मौजूद थे और साथ ही इस मुलाकात के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने बातचीत की। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला पाकिस्तान दौरा इसे बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर नवाज शरीफ को बधाई दी, मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए वहां से रवाना हुए। नवाज शरीफ के साथ वो पहुंचे बाहर तक, उसके बाद उनकी गाड़ी के साथ एयरपोर्ट और वहां से भारत के लिए वो रवाना हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक पाकिस्तान पहुंचने पर राजनीतिक दलों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस, शिवसेना और जेडीयू ने जहां इस फैसले पर हैरत जताई है, वहीं सीपीआई ने इस यात्रा का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर पहुंचने पर जहां पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां बढ़ीं, तो इधर भारत में सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस, जेडीयू ने प्रधानमंत्री के दौरे पर हैरत जताई है। I reject completely Shrimati Sushma Swaraj's claim that it's statesmanship-like. It was a spontaneous decision which was taken today. And I make this serious statement, and we have definitive information, it was pre-arranged. काठमांडू में प्रधानमंत्री जी का वो चेहरा याद है जब उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ देखना गवारा नहीं किया था। नवाज साहब की किस शराफत पर वो फिदा हुए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं अचंभित हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं व्यथित हूं। मेघराज का कटा हुआ सर मुझको याद आता है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए हैं। दो देशों में, दो देशों के प्रधानमंत्री में अगर कोई संवाद होता है तो मुझे लगता है उसमें कोई गुनाह नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या संवाद हो सकता है, ये पहली बात। उससे पहले भी अटल जी गए हैं और भी हमारे लोग जाके आए हैं वहां। अचानक जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं नवाज शरीफ के जन्मदिन को मुबारक देने के लिए, मुझे लगता है ये यात्रा अचानक नहीं इस प्रकार से तय होती। वहीं सीपीआई ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। Both Prime Ministers meeting in Lahore for the first time is a very significant one, and one should welcome it, and we hope this will further strengthen our efforts to resolve our vexed disputes and bring both countries together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काबुल से उड़ान भरने के आखिरी मिनटों में अधिकारियों को इस दौरे की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की आज की इस यात्रा पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जियो टीवी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर है नुसरत अमीन साहब। नुसरत अमीन साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। मैं समझना चाह रहा था कि पाकिस्तान पहुंचने और नरेंद्र मोदी के अचानक इस दौरे को लेकर किस तरह वहां पर रिएक्शंस हैं, मैं कहूं कि अगर पॉलिटिकल जो अलग अलग दल हैं वहां पर और आम जनता के बीच में। देखिए, बहैसियत एक सहाफ़ी और बहैसियत एक आम आदमी, मेरा बरसों का ये तजर्बा रहा है, मेरा बरसों का ये एक्सपोजर रहा है। पाकिस्तान में ही रहा हूँ, पाकिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा है मैंने। यहाँ पर ज़्यादातर अवाम, यहाँ की ज़्यादातर आबादी पाकिस्तान की भारत से ताल्लुकात के हक में है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो एलिमेंट नहीं चाहते वो एलिमेंट शायद सरहद के दोनों तरफ मौजूद हैं, मुख्तलिफ शक्लों में। ठीक है जी, हिंदुस्तान में शायद उनकी शक्ल मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में उनकी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। शायद हिंदुस्तान में अगर कोई ना चाहता हो या पाकिस्तान में अगर कोई ना चाहता हो तो वो कोई कंडीशन हो कि जी अगर ऐसा हो जाता है तो हमें कोई इतराज नहीं। ये बात नंबर एक। नंबर दो ये कि मोदी जी के आने के बाद कुछ ऐसे वाकयात हो गए, मुझे नहीं पता इंटेंडेड और अनइंटेंडेड, जिनकी वजह से पाकिस्तान में मोदी जी का इमेज जो था, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका इमेज कोई खराब हो गया पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली, लेकिन उनसे लोग परेशान हो गए थे और ऐसा लगता था जैसे कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का आदमी प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठ गया है भारत में। और पाकिस्तान में जो कुछ भी होता रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन सेक्युलर इंडिया को, पाकिस्तान का जो सेक्युलर सेक्शन है, पाकिस्तान का जो सेक्युलर कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो सेक्युलर इंडिया को हमेशा इस तरह देखता है कि वहां पर शायद कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म का आदमी इस चेयर पे नहीं आ सकता। लेकिन क्या इस विजिट के बाद ऐसा लगता है कि जो गेस्चर है उसको लेकर अब थोड़ा सा मेरी बात बस मैं एक लाइन में मुकम्मल कर रहा हूँ जनाब, वो ये कि आज जो कुछ हुआ, आज जो मोदी जी पाकिस्तान आए हैं, अचानक हर पाकिस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया अचानक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अचानक नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट और मेरे ख्याल है बड़ा लाइनअप शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी का जो एक इमेज बनने जा रहा था, आज मोदी जी ने वो इमेज काफी हद तक बेहतर किया है और मुझे लगता है कि तारीख हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे नहीं जाती है। नुसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वहाँ से इस यात्रा पर रिएक्शन देने के लिए। एक दिन के दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काबुल में संसद के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत अफगानिस्तान के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नए अफगानिस्तान के निर्माण में सबको सहयोग करना होगा और विकास के लिए सीमा पार आतंक को रोकना होगा। In our region, when a Kabuliwala can once again come across easily to win Indian hearts. अफगानिस्तान में संसद के नए भवन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं दोनों देशों के बीच रिश्तों की हकीकत बयां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, बुलेट को बैलेट से हराना होगा। जलालुद्दीन रूमी wrote,
rain your words, not your voice. It is rain that gives flowers, not thunder. This is the wisdom of this magnificent land. अफगानिस्तानी संसद में अटल ब्लॉक भी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्षेत्रीय सहयोग की बात भी कही। And it must be the path to a future. But brave and tireless as the Afghans are, in defending their nations, Afghanistan will succeed only when terrorism no longer flows across the border. भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती और एकजुटता दिखाने के लिए इस भवन को बनाने का काम 2007 में शुरू किया था। इस भवन के निर्माण पर 4 करोड़ 50 लाख डॉलर का खर्च आना था, लेकिन बाद में ये बढ़कर 9 करोड़ डॉलर हो गया। इस भवन का डिजाइन मुगल और आधुनिक स्थापत्य कला पर आधारित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शहीद अफगान सुरक्षा बलों के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो नए अफगानी संसद भवन का आज जो है कहूँ शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद थे। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अफगानिस्तान में राजदूत रहे विवेक काजू साहब। विवेक जी, स्वागत है आपका जी। और विवेक साहब, आप जब वहाँ पर पोस्टेड थे उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी, कवायद शुरू हुई थी। कैसे भारत की ओर से ये पहल हुई या फिर अफगानिस्तान की ओर से कि वहाँ पर एक नई संसद का बनाया जाना चाहिए, जिसका खाका जो है कुछ भारतीय संसद या फिर कई अलग अलग जगहों से लेने की बात हो रही थी? मुझे याद है, मैं वहाँ राजदूत था भारत का, और एक दिन मुझे कारज़ाई साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा थी कि भारत अफ़गानिस्तान की नई संसद का निर्माण करे। एक दिन मुझे बुलाया, उन्होंने ये मुझे संदेश दिया, तो मैंने उनसे कहा मैं संदेश उनको हमारे जो भारत सरकार को पहुँचा दूँगा, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत के लोग, भारत की जनता इससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारी जो दोस्ती है भारत और अफ़गानिस्तान की वो बहुत कदीमी है, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में जब एक प्रकार से फिर से गृह युद्ध के बाद एक अफ़गानिस्तान का नया संविधान बन गया था, 2004 की बात है ये, तो इससे बढ़ के क्या हमारे लिए सहयोग, हमारे लिए संयोग होगा कि हम उस वक्त इस संसद भवन का निर्माण करें। और मैंने ये भी कहा कि जो हम मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये शुरुआत थी, और जो यहाँ पर जो हमने जो संदेश भेजा, तो मुझे लगता है कि वो भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार में डिस्कस हुआ, और ये मुझे, और उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इस पर काम करेंगे। फिर इसमें वक्त लगा, ऐसे पहले तो ये हुआ कि कहाँ बनेगी, फिर उन्होंने ज़मीन तय करी, उसकी लोकेशन तय करी, और वो फिर मेरा तबादला हो गया था। आज मुझे अगर एक लफ्ज़ में और कह दूं, आज मुझे ये विशेष खुशी है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग का या एक भवन का जो नाम है वो अटल जी के नाम पे करा है, किया गया, और उन्हीं के मैं कहूँगी जन्मदिन के मौके पर वहाँ का उसका उद्घाटन भी किया गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्ती को लेकर जो बात आज कही है बहुत अहम। उन्होंने फिल्मों का जिक्र भी किया, उन्होंने पुराने जो मैं कहूँ कि रीति रिवाज है उसको लेकर भी बात कही, लेकिन बहुत अहम भारत के लिए भी जो मोदी साहब ने कहा कि विकसित या फिर आगे बढ़ता हुआ शांत अफगानिस्तान, यानी कि आतंक से परे शांतपूर्ण माहौल में वो भारत हमेशा मदद के लिए तैयार है, उसको आगे बढ़ाना चाहेगा। देखिए, भारत के लिए एक शांत और स्टेबल अफगानिस्तान बहुत ही ज़रूरी है, हमारे हितों में। क्यों? अगर उसके ज़रिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया को हम जोड़ सकते हैं, और उसके ज़रिए व्यापार में विकास हो सकता है, और पूरे हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो रीजन है, उसका विकास हो सकता है। मुश्किल ये है कि अभी भी पाकिस्तान की जो सेना है उसमें ये भावना नहीं आई है, और मुझे लगता है वहाँ पर अभी भी बहुत संकोच है उनको कि भारत का कोई रोल हो अफगानिस्तान में। एक लफ्ज़ में जोड़ दूँ, हमारी हमेशा से नीति यही रही है कि जो अफगानिस्तान चाहता है, जो वहाँ की हुकूमत हम भारत से चाहती है, हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं।
अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करते, कभी हम उनको दिशा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो एक सॉवरेन कंट्री है, तो बिल्कुल ये हमारी जो नीति रही है उसी नीति के आधार पर इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए भी हमने रिस्पॉन्ड किया। जी, और जब से मैं कहूँ कि अमेरिकी जो सैनिक हैं और अफगानिस्तान से उनकी सेनाओं की वापसी हुई या जो प्रोसेस शुरू हुआ, भारत के रोल को लेकर हमेशा कई सवाल खड़े होते रहे हैं कि कितना होना चाहिए, किस लिमिट तक होना चाहिए। चाइना के दखल की बात हुई, क्योंकि आप वहाँ पर सर रहे हैं, कि जिस तरीके का हमारा रोल हो सकता था, क्या वाकई हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बार बार जो यात्राएं हो रही, मुलाकातें हो रही, उसी कड़ी में आप देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, गुरु मंत्र हमारा एक होना चाहिए नीति का, वो ये कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत चाहती है, हम अगर हमारे पास वो क्षमता है तो हम उसको पूरा करें। ये अभी तक जो हमारी नीति रही है, जो असिस्टेंस प्रोग्राम की नीति रही, वो बहुत सफल रही। अब वहाँ पर अमेरिका के कुछ यूनिवर्सिटीज़ और उनके थिंक टैंक्स ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उनको ये पता चला कि भारतीय असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो सबसे लोकप्रिय है। अहमद राशिद हैं एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी लेखक, जिन्होंने अफगानिस्तान पर और मध्य एशिया पर बहुत लिखा है, बहुत विद्वान है। उन्होंने भी कहा है अपनी पुस्तक में कि भारत का जो प्रोग्राम था वो सबसे सफल था। इसलिए आज भी मुझे लगता है हमें यही निर्णय लेना है, और अभी तक भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार उस निर्णय लेके चल रही है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि 4 हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर दिए गए। अब बहुत दिनों से अफगानिस्तान की हुकूमत भारत से ये अर्ज कर रही थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, उसके तहत कि भारत कुछ सेना में मदद करे। अभी तक हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कुछ इक्विपमेंट दे। अब जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आतंकवाद क्योंकि एक बड़ा मसला रहा है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर इस लिहाज से सबसे क्रूशियल रहा है। अमेरिका हो या फिर तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ वो बार बार कहते ज़रूर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान ने जिस तरीके से साफ तरीके से पाकिस्तान से कहा भी कि इसको रोका जाना चाहिए, फिर और भारत का जो एक साथ है आतंकवाद के मसले को लेकर, जो एक कॉम्बिनेशन अफ़गानिस्तान के साथ बनता दिख रहा है या बन चुका है, वो कितना कारगर इस पूरे इलाके के लिहाज से? देखिए, भारत और अफ़गानिस्तान का जो सहयोग है वो हमारे दोनों देशों के लिए और रीजन के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत मुफीद है, लाभदायक है। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अफ़गान भी जानते हैं कि जैसे अंग्रेज़ी में अगर आप इजाज़त दें कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू हार्म, इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू हेल्प। तो पाकिस्तान से हमेशा वो ये उनको रहता है कि किस तरह वो जो पाकिस्तान से नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान को, उसको कैसे बदलें। गनी साहब ने भी यही कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पहले हमें भारत से मिलिट्री में सहयोग इतना नहीं चाहिए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने का जो रवैया था उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अफ़गान तालिबान को पूरी रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमने पॉलिसी अपनाई है वो उचित है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये में अभी मुझे तब्दीली नहीं दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। थोड़ा सा ब्रेक, बिकॉज पार्ट दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री का अफगानिस्तान दौरा, संसद के नए भवन का उद्घाटन, अफगानिस्तान को मदद का भरोसा, आतंकवाद के खात्मे पर जोर। देखिए पहली खबर, अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री, आज रात 8 बजे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने नजीब जंग के डीडीसीए मामले में जांच आयोग को अवैध बताने पर कड़ी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो न तो ईडी से डरते हैं और ना ही सीबीआई से। कमीशन ऑफ इंक्वायरी कौन बनाएगा? वो इसके ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के शेड्यूल में दिया हुआ है, आइटम नंबर 13। कैबिनेट को और लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने का अधिकार है, कहीं एलजी का नाम नहीं लिखा हुआ।
दिल्ली के मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी सरकार चुनी हुई सरकार है, लिहाजा वो डीडीसीए मामले में जांच आयोग का गठन कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर सरकार के खिलाफ खबरें प्लांट करवाने का भी आरोप लगाया। एलजी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं एलजी, अगर उनका दफ्तर चुनी हुई सरकार के खिलाफ खबरें लीक करके उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है ये बड़ा सीरियस मामला है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि कानून सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को जांच आयोग बनाने की इजाजत देता है। उनके मुताबिक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार को इसकी इजाजत नहीं है। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। देखिए, 1952 का एक्ट है कि कौन राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें केवल इस तरह के जांच आयोग बना सकते हैं, और ये जांच आयोग बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को और केंद्र को है। और इसलिए अगर आप जांच आयोग बना रहे हैं तो आपने उसके प्रावधानों का पालन किया है कि नहीं किया, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन ली कि नहीं ली, आपने केंद्र सरकार से परमिशन ली कि नहीं ली। डीडीसीए मामले की जांच के लिए विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सदस्यीय जांच आयोग बनाने का ऐलान किया था। दिल्ली का मौसम सर्द है, लेकिन राजनीति गर्माती जा रही है। संविधान की इस लड़ाई में हर पक्ष अपने आप को सही बता रहा है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। लेकिन सवाल ये है कि अब आने वाले इन 4 सालों में इस वाद विवाद का कुछ अंत भी होगा या फिर इसकी फेरिस बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण पर बयान के चलते मंत्री ओमपाल नेहरा को पद से हटा दिया गया है। नेहरा मनोरंजन कर विभाग के सलाहकार थे, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। नेहरा ने अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने का बयान दिया था। हालांकि नेहरा ने अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। नेताजी और पार्टी और तमाम लोग ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे। आज पूरे देश में क्रिसमस की धूम है। गिरजाघरों को सजाया गया है और बाजारों में भी क्रिसमस को लेकर खासी रौनक है। पूरी दुनिया में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाकों में मनाते हैं। क्रिसमस को मनाने के लिए इको ट्री भी बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज के लिबास में इस त्यौहार में 4 चांद लगा रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने बधाई दी। अटल बिहारी वाजपेयी के घर सुबह से ही बधाई देने वालों में आम से लेकर खास लोगों की लंबी भीड़ रही। साठ और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री साधना का आज निधन हो गया। साधना फिल्मी दुनिया की एक ऐसी अदाकारा थी जिनकी अदाकारी हमेशा रोशन और दमकती रहेगी। 74 साल की साधना काफ़ी लंबे समय से बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एडमिट किया गया था। शनिवार को साधना का अंतिम संस्कार किया जाएगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। पहले पर्दे पर अपनी दिलकश अदाकारी से मदहोश कर देने वाली अभिनेत्री साधना का जादू आज भी हमारे दिल में बसता है। एक्टिंग की दुनिया में साधना एक ऐसा नाम थी जिन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी में बल्कि फैशन में भी एक अलग मुकाम हासिल किया। चूड़ीदार कुर्ता, शरारा गरारा, कान में बड़े झुमके बाली और लुभावनी मुस्कान साधना की पहचान रही। सबसे बढ़कर उनकी हेयर स्टाइल। 60 के दशक में उनके हेयर स्टाइल का जलवा ऐसा था कि साधना कट पूरे भारत की गली गली में मशहूर हो गया। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को अविभाजित भारत के कराची में हुआ था। विभाजन के बाद 1948 में वो भारत चली आईं। श्री 420 से हिंदी फिल्मों में अभिनय का सफर शुरू करने वाली साधना ने फिल्म आरजू, मेरे महबूब, लव इन शिमला, मेरा साया, वक्त, राजकुमार, असली नकली, हम दोनों जैसी मशहूर हिंदी फिल्मों में काम किया।
और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 60 और 70 के दशक में अपने अभिनय से उन्होंने नई ऊंचाइयों का सफर तय किया। साधना ने अपने अभिनय से जो शोहरत कमाई वो आखिरी सांस तक बनी रही। बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। कमाल का उनका फिल्मी सफर रहा है। कराची में पैदा हुई, पार्टीशन के बाद मुंबई माइग्रेट कर गई और बतौर ग्रुप डांसर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और जीवन से रूबरू कराती साधना की एक्टिंग अपने आप में जिंदगी की एक मुकम्मल तस्वीर है। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा हमारे दिलों को सुकून और सादगी का एहसास कराती रहेगी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही।